गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मुद्रा और साख पाठ पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का, और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बैंक के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि कैसे हम जमा करते हो, चेक से निकाल सकते हैं या किसी को चेक देते हैं तो हमें कैश रखने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी उसको मिल जाता है अगर वो बैंक जाता है चेक लेके। आज हम देखेंगे कि बैंक लोन की गतिविधियाँ क्या है, बैंक से जो हम लोन लेते हैं वो कैसे होता है। इसमें बेटा थोड़ी सी समझने की कोशिश ये करेंगे कि बैंक में जो हम पैसा जमा कराते हैं वो जमा जो राशि है बैंक अपने पास सिर्फ 15% रखता है। सिर्फ 15% नकद अपने पास रखता है, क्योंकि रोज तो सारे लोग आते नहीं है बैंक से पैसा निकालने, बहुत कम लोग पैसा निकालने आते हैं। तो बैंक अपने पास सिर्फ 15%, यानी अगर 100 रुपए है बैंक के पास तो उसमें से सिर्फ वो 15 रुपए अपने पास रखेगा। बाकी के जो 85 रुपीज है, बाकी की जो 85 रुपीज है वो बैंक लोन देता है लोगों को उनकी जरूरतों को पूरा करने के। समझ में आ रहा है? बैंक में अगर 100 रुपए है टोटल तो 15 रुपए बैंक अपने पास रखेगा। हो सकता है कोई मांगने आ जाए पैसा, मतलब मांगने मेरा मतलब है कैश निकालने आ जाए, क्योंकि रोज तो सब लोग कैश निकालने आते नहीं है, जमा भी कराने आते हैं, निकालने भी आते हैं। बाकी का जो 85 रुपीज है वो बैंक लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन दे रहे, जैसे कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, बिजनेस के लिए लोन, पर्सनल लोन, इस तरीके के लोन्स। तो ये बैंक लोन देता है इस तरीके से, क्योंकि बैंक की और कोई इनकम नहीं है। अब ये लोन कैसे देता है? हम जो 15 रुपए, हमने जो 100 रुपए जमा कराए, मान लो हमने बैंक में जो 100 रुपए जमा कराए उस पर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया तो हमें इंटरेस्ट मिल गया। लेकिन बैंक ने जो लोन दिया तो बैंक ने उनसे इंटरेस्ट लिया। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, और जब हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो बैंक हमें देता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, डिफिकल्ट नहीं है, बस समझेंगे कि बैंक की इनकम क्या है। जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, जो हमें इंटरेस्ट दे रहा है हमारे पैसे पे वो, और जो बैंक इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है, ये तो हमें दे रहा है और ये ले रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो हमें 4% या 6% इस तरीके का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, 4% या 6% जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं। लेकिन जब हम लोन लेते हैं तो अलग अलग लोन है, किसी पे 7% ब्याज हमें देना पड़ता है, किसी पे 10% भी देना पड़ता है, किसी पे 14% भी ब्याज देना पड़ता है। तो हमने मान लो हमें इंटरेस्ट जो वो दे रहा है वो 4% दे रहा है और हमसे ले रहा है वो 14%। अगर हमने लोन लिया है, जब हमने जमा कराया तो हमें इंटरेस्ट उसने दिया 4%, लेकिन जब हमने उससे लोन लिया तो हम उसको देंगे, असल रकम तो देंगे लेकिन हम उसको 14% इंटरेस्ट भी देंगे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10%। इन दोनों का डिफरेंस 10% है। ये जो 10% है ये बैंक की इनकम है। समझ रहे हैं? जो बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है हमें जमा कराने पे पैसे अपने, और बैंक जिन लोगों को लोन दे रहा है उनसे इंटरेस्ट ले रहा है, उसका जो डिफरेंस है वो बैंक की इनकम है। इस तरीके से होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि साख की दो विभिन्न स्थितियां क्या है। साख यानी क्रेडिट, लोन लेने की दो अलग अलग स्थितियां। सब लोग बैंक में नहीं आते हैं लोन लेने, शहरों में ही आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग गांव में या शहरों में भी हम ऐसे कह सकते हैं कि लोग ये सोचते हैं अरे बैंक के कागज़ों के चक्करों में कौन पड़ेगा, 10 चक्कर बैंक वाले लगवाएंगे, इससे तो अपने पड़ोस में किसी से ले लो, किसी व्यापारी से ले लो, किसी साहूकार से ले लो। वो उन्हें मालूम नहीं कि वो लोग कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाते हैं, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। इसमें दो स्टोरी दी हैं। एक स्टोरी दी है, एक व्यक्ति की दी है जो जूता बनाता है, सलीम है, उसका काम है जूता बनाना, शूज़ होते हैं ना, जूते बनाता। तो त्यौहार का मौसम आया और उसको एक बहुत बड़े व्यापारी ने 3000 जोड़ी जूते का ऑर्डर दिया कि तुम, त्यौहार का मौसम है, मुझे 3000 जोड़ी जूते का मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ, मुझे त्यौहार से पहले 3000 जोड़ी जूते मिल जाने चाहिए। अब 3000 जोड़ी जूते बनाने के, क्योंकि सलीम जो है बहुत बड़ा मेकर नहीं है, शू मेकर नहीं है, वो क्या करता है, उसके लिए वो लेबर भी रखता है,
उसके लिए उसे चमड़ा भी चाहिए, उसके लिए उसे और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए जो जूते बनाने के काम आती हैं। तो इसके लिए वो 2 जगह से ऋण लेता है, लोन लेता है। अभी वो बैंक नहीं आ रहा, वो 2 जगह से लोन लेता है खर्चों को पूरा करने के। पहला, वो चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। यानी जहाँ से जूते बनाने के लिए लेदर लेगा ना, चमड़ा, उसके पास जाता है, चमड़े वाले के पास, कि भैया तुम मुझे चमड़ा इतना इतना चमड़ा दे दो और जैसे ही मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारा ये पैसा लौटा दूंगा, चमड़े का जो मैं पैसा तुम्हारा होगा मैं लौटा दूंगा। और दूसरा, वो उस बड़े व्यापारी के पास जाता है और कहता है कि मुझे इतना इतना एडवांस चाहिए, 1000 जोड़ी जूतों का मुझे पहले से एडवांस दे दो। तो 2 जगह से उसने ले लिया। फिर क्या होता है कि जूते बन जाते हैं, समय पर बन जाते हैं। 3000 जोड़ी वो जूते दे देता है। वो 1000 जोड़ी जूते के ऑलरेडी एडवांस दे चुका है, तो 2000 जोड़ी जूते का उसको दे देता है पैसा। जब 2000 जोड़ी जूते के पैसे वो ले लेता है तो उसमें से जो चमड़े वाले को से उसने लिया था, चमड़ा उधार लिया था, उसको लौटा देता है और बाकी उसकी इनकम हो जाती है। अपने लेबर वगैरह को बांट देता है पैसा और बाकी उसकी इनकम हो जाती है। एक दूसरी कहानी है स्वप्ना की। स्वप्ना जो है वो खेती बाड़ी करती, किसान है स्वप्ना। और जब वो खेती बाड़ी करती है तो वो अपने गांव में ही, वो जब फसल उगाती है, बीज उगाने के लिए, सारे खर्चे के लिए गांव में ही किसी साहूकार से या पूंजीपति से लोन ले लेती है कि जैसी मेरी फसल हो जाएगी, बिक जाएगी, तो मैं तुम्हारा लोन चुका दूंगी। अब स्वप्ना ने सारा कर लिया काम, कीटनाशक दवाई वगैरह सब डाली, लेकिन उसकी फसल में कैसे भी कीड़े लग गए और फसल उसकी बर्बाद होगी। अब उसने तो लोन लेकर फसल उगाई है, तो क्या हुआ, फसल बर्बाद हो गई। अब उसको पैसा लौटाना, वो लौटाए कहाँ से, उसका तो पैसा है नहीं, फसल तो बर्बाद होगी। उम्मीद तो उस फसल से ही थी, फसल को बेच के तो उसे कमाना था। अब वो नहीं कर पाती है, फिर नहीं लौटा पाती। अगली बार उसे फिर फसल उगानी है तो वो फिर उससे पैसा लेती है उधार। और इस तरीके से स्वप्ना जो है उधार के चक्रव्यूह में फंस जाती है। सामान्य इनकम होती है लेकिन ऑलरेडी उसका एक लोन चला आ रहा है। इस तरीके से स्वप्ना जो है वो फंस जाती है इसके चक्रव्यूह में, उधार के चक्रव्यूह में। गांव में जो लोन की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। गांव में जो लोग लेते हैं ज़्यादातर लोन, ऋण जो लेते हैं वो फसलों के लिए लेते हैं। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर बहुत खर्चा होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद लोन वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर ही निर्भर करती है और उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है कि वो कहाँ से लौटाएंगे, सिर्फ फसल पे डिपेंड करते कि जब वो बिकेगी जो कमाई होगी उससे वो लौटाएंगे। लेकिन हमने स्वप्ना के मामले में देखा, इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। मतलब आजकल हम ये भी कह सकते हैं, बहुत से लोग जैसे गाड़ियों में घूमते हैं, घर लेते हैं, इस तरीके से अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए भेजते हैं, तो वो लोन से हो पाता है क्योंकि इतनी इनकम हमारे पास होती नहीं है, तो हम लोग लोन से ही करते। लेकिन उसके लिए हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि हम वो लोन कैसे उतारेंगे। या तो हमारी बंदी नौकरी हो कि बंदी तनख्वाह हर महीने आती हो और हमारा घर का बजट इतना हो कि हम वो लोन उतार सकते हैं, तो हम आराम से लोन ले सकते हैं। इस तरीके से लोगों के जीवन बेहतर भी बने हैं लोन लेने से। ऐसा नहीं कि लोन से नुकसान ही है, लोन लेने से लोगों के जीवन में कुछ बढ़ोतरी भी आई है और उनका ऐसा। लेकिन दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा लेता है। कई बार हम सुनते हैं ना, न्यूज़ में आता है, लोग आत्महत्या कर लेते ऋण की वजह से। इतना लोन ले लेते करोड़ों रुपया और फिर उतार नहीं पाते तो पूरे परिवार के परिवार ख़त्म हो जाते हैं। किसानों के इतने किस्से न्यूज़ में आते थे बहुत साल पहले, अभी 2-4 साल पहले भी, कि किसानों ने आत्महत्या करना शुरू कर दी क्योंकि इतना लोन ले लिया, फंस चुके हैं लोन के चक्रव्यूह में, अब वो उतार नहीं पा रहे। इस तरीके से लोन दोनों स्थितियों में है, या तो हमारी सोर्स ऑफ इनकम इतनी हो कि हम लोन लें और हम उसको उतार सकें, या फिर हमारे को मुश्किल में, हम चक्रव्यूह में जब फंस जाते हैं तो फिर हमें निकालना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों स्थितियां यहाँ पर ये हैं। अब हम देखेंगे ऋण की शर्तें क्या हैं। हर ऋण यानी लोन समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, पहले से ही इंटरेस्ट रेट बता दिया जाता है। अगर हम बैंक से भी लोन लेंगे तो पहले ही बता दिया जाता है, प्रॉपर्टी लोन पे इतना इंटरेस्ट है, पर्सनल लोन पे इतना इंटरेस्ट है, एजुकेशन लोन पर इतना इंटरेस्ट है, वो पहले ही बता दिया जाता है, पहली शर्तें बता दी जाती हैं, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। यानी अभी बैंक की बात, ये प्राइवेट क्या नहीं, महाजन या जो साहूकार होते हैं या जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनसे जब लोन लेते हैं तो पहले शर्त रख देते हैं
और ज़्यादातर पहले तो ऐसे होता था, लोग बेचारे अनपढ़ होते थे, उन्हें कुछ पता नहीं होता था, अंगूठा लगवा लेते थे, फिर बाद में उनकी ज़मीन अमीन सब हड़प लेते थे। इस तरीके से भी होता था। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणदार यानी गिरवी रखते, चीज़ों को भी गिरवी रखते हैं लोग, और तब जाके सोना रख दिया, अपनी ज़मीन रख दी, अपना फ्लैट रख दिया, गिरवी रख देते कि भाई हम आपके पास ये गिरवी रख रहे हैं और हम इतने दिन में आपका ये लोन चुका देंगे, और अगर नहीं चुका पाए तो गिरवी वाली चीज़ आपकी। इस तरीके से भी होता है। तो ये बहुत होता है। तो विभिन्न प्रकार के साख प्रबंध होते हैं। लोन के कई तरीके हैं। लोग बैंक में नहीं आते, अपने घरों के आसपास ही ले लेते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्ट देते हैं, गिरवी रख देते हैं चीज़ें, और इस तरीके से लोन के चक्रव्यूह में वो लोग फंस जाते हैं। ये हमने अभी देखा कि कैसे। अब भारत में औपचारिक क्षेत्र में यानी बैंक का क्या रोल है इसमें, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत में औपचारिक साख क्या है, कैसे हम एक यूजफुल सोर्स से या कैसे हम एक गवर्नमेंट सोर्स से लोन ले सकते हैं, ताकि वहाँ के चक्रव्यूह में जैसे प्राइवेट उसमें तो हम फंस जाते हैं, लेकिन इसमें हम फंसने का चांस कम होता है, क्योंकि पहले से सब कुछ बता दिया जाता है, क्लियर होता है, और नहीं चुका पाते तो फिर भी हमें मौका दिया जाता है लोन उतारने का ना। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख क्या है। जितना चैप्टर पढ़ा है बेटा, बहुत ध्यान से पूरा चैप्टर पढ़ना, तब ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, घर पर रहना, सेफ रहना। क्वेश्चन आंसर्स भेज रही हूँ। कुछ बच्चों से मैंने यूनिट टेस्ट के पेपर्स मंगवा लिए हैं, वर्कशीट्स की कॉपीज मंगवा ली। सब बच्चे तैयार रहें, वर्कशीट की कॉपी तैयार रखें, कवर ओवर चढ़ा के। यूनिट टेस्ट के पेपर्स एक फाइल में करके ध्यान से रखें, समझ। और जिस जिस बच्चे को मैं जब जब बुलाऊंगी वो बच्चों को लेकर आना पड़ेगा। जो बच्चा टाइम पर नहीं लाएगा उसके -5 मार्क्स करूंगी मैं। ठीक है, ध्यान रखना है, घर पर रहना है।